नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 80वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन को अगर हम समझें तो इसमें स्पष्ट रूप से यह बात होती थी कि किसी भी प्रकार के जो कार्य, चूँकि हम देख सकते हैं कि जो भारतीय क्षेत्र था, भारतीय क्षेत्र के लोग जो कि ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश शासन के अधीन कई नौकरियां कर रहे थे और इनके कारण ही भारत की जो गतिविधियां हैं वो चल रही थी और इनके सहयोग से ही इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, वह सुचारू रूप से चल पा रहा था। अतः गांधी जी द्वारा यह बात सोची गई और इस चीज़ को एनालाइज किया गया कि किस प्रकार इनको हराया जाए, किस प्रकार इनको तोड़ा जाए। इनको तोड़ने के लिए और यदि जो व्यक्ति हैं, जो भी भारतीय नागरिक हैं, इनका सहयोग करना बंद कर दें तो इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है और किसी भी बात को आसानी से मनवाया जा सकता है। तो इसी चीज़ का सहारा लेते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। आइए असहयोग आंदोलन से संबंधित जो कि 1920 से प्रारंभ किया गया, इनको बातों को समझने का प्रयास करते हैं और एक एक शब्द से हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा लाया हुआ ऐसा एक्ट था जो कि भारतीयों की भावना को ठेस पहुंचा रहा था। इसके बारे में हमने एक विस्तृत अध्ययन किया है और लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। साथ ही खिलाफत आंदोलन के बारे में भी हमने चर्चा की है कि किस प्रकार खिलाफत आंदोलन जो भारत में प्रारंभ किया गया और जो कि तुर्की में जो भी वहाँ के लोग थे उनके ऊपर जो भी शर्तें दर्ज की जा रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। उसको आप समझ सकते हैं कि रोलेट एक्ट जो कि भारत में लाया गया, इससे भारतीयों की भावना आहत हुई। खिलाफत आंदोलन जो कि मुस्लिम आबादी की भावना को आहत होते हुए देखकर खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसमें कि भारतीयों ने यानी महात्मा गांधी तथा भारतीयों ने इनका सहयोग किया और हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। जलियांवाला हत्याकांड जो कि रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा यहाँ पर अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा दर्ज कराई जा रही थी और इसी सभा में जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं और बर्बरतापूर्ण इनके द्वारा कार्रवाई की जाती है, इसका इन सब चीज़ों से भारत की जनता आहत हो गई थी। और हम देख सकते हैं कि देश में एक आंदोलनकारी माहौल उत्पन्न हो चुका था। ऐसे में 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस समिति अधिवेशन, 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है जो कि नागपुर में होता है, उसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने की अनुमति प्रदान की तथा इसी वर्ष कलकत्ता में इसे स्वीकृत कर लिया गया। यानी 1920 में जो कि नागपुर क्षेत्र है, यहाँ पर जो अधिवेशन होता है नागपुर अधिवेशन, यहाँ पर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने की बात की जाती है। क्योंकि यहाँ से जो भी विरोध निकल कर आ रहे थे, इनके अंदर जो सबसे प्लस पॉइंट था कि अगर हम किसी भी सरकार का सहयोग करना बंद कर देंगे तो आसानी से उसको दबाया जा सकता है। और इसी प्रकार की बातें जो कि हम देख सकते हैं कि इसके पहले जो कि स्ट्राइक की गई थी इनके द्वारा, जो कि एक चंपारण और मिल स्ट्राइक से हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक की, उन्होंने अपना सहयोग देना बंद किया और इस प्रकार गांधी जी के लिए विजय प्राप्त हुई। और इसी प्रकार की नीति को रखते हुए इन्होंने अपने जो भी आंदोलन थे उनको बड़ा स्तर प्रदान करने का प्रयास किया, इसे देशव्यापी बनाने का प्रयास किया गया। और हम देख सकते हैं कि कलकत्ता में इस अधिवेशन को स्वीकार कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम यानी यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया वह इसमें पहली बार भारतीय जनमानस को एकत्रित करने का प्रयास किया गया और एकत्रित रूप से जो कि ब्रिटिश शासन है उसको विरोध जताने का प्रयास किया गया। यह मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित था। इसमें हम देख सकते हैं कि जिसके अंतर्गत खिलाफत मुद्दा, जो खिलाफत का मुद्दा चला आ रहा था, जो जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय के लिए तुर्की में दबाया जा रहा था और मुस्लिम आबादी जो भारतीय क्षेत्र में मौजूद हुआ करती थी वह भावनात्मक रूप से तुर्की से जुड़ी हुई थी। इसमें जो टारगेट बनाया गया खिलाफत मुद्दे को बनाया गया। जलियांवाला नरसंहार, जो कि जलियांवाला नरसंहार से देशव्यापी विरोध निकल कर आ रहे थे, उसको भी साथ में लेकर चला गया और इसकी जांच करने के लिए यहाँ पर जो कि
मांगे थी उनको रखा गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जलियांवाला जो कि मैसेकर हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, इसकी प्रॉपर रूप से जांच नहीं की गई थी और जो भी संख्या बताई जा रही थी ब्रिटिश शासन के द्वारा वह आधे से भी कम बताई जा रही थी जो भी मरने वाले व्यक्ति थे यहाँ पर, और यह अनैतिक रूप से यह कृत्य किया गया था। अतः इस चीज़ की मांग के लिए, साथ ही खिलाफत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तुर्की के जो मुसलमान हैं उनके समुदाय को उनके अधिकार दिलाने के लिए, शर्तों को कम करने के लिए, इस प्रकार के जो भी शिकायतें थी उनको लेकर यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। हम देख सकते हैं कि इसके साथ ही स्वराज्य की मांग भी चल रही थी, कि स्वराज्य की मांग है जो कि भारतीयों के लिए शासन व्यवस्था को स्थापित करने की मांग थी। उसके साथ ही जो कि 3 मुद्दे हम देख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड और स्वराज्य की मांग, इन 3 मुद्दों पर जो था असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उद्देश्य थे। यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि अगर कोई भी कार्य होता है, कोई भी आंदोलन निकल कर आता है तो उसको दोनों पक्षों से इस्टेब्लिश किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके कुछ सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम निकल कर आए। यानी हम देख सकते हैं कि उसको इम्पोज करने में कुछ सकारात्मक कार्य भी किए गए, कुछ नकारात्मक कार्य किए गए। सकारात्मक कार्यों के अंतर्गत हम देख सकते हैं, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं का प्रोत्साहन, 20 लाख चरखों का वितरण तथा सेवकों की संख्या में वृद्धि की गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ स्वदेशी की ओर नारा दिया गया, यानी वर्तमान में स्वदेशी की ओर जो भी बात चल रही है, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, चाइना के द्वारा जो भी भारत पर विरोध किए जा रहे हैं, उसके चलते भारत में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की जा रही है। इसी प्रकार की बात बहुत पूर्व से की जा रही है। अतः गांधी जी के मॉडल को मोदी जी द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन दिया, या फिर जो कि भारत में ही इन वस्तुओं का निर्माण किया जाए। 20 लाख चरखों को बनाया गया। सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज जो कि ब्रिटिश शासनकाल में हुआ करती थी वह थी कपड़ा उद्योग, और कपड़ों से इनकी डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए 20 लाख चरखों का वितरण किया गया, जो कि 20 लाख चरखों का जब भी वितरण हुआ तो इस प्रकार से यह एक आधारशिला रखी गई कि जो भी कपड़ों का निर्माण है वह भारत में ही किया जाएगा। और स्वयं सेवकों की संख्या में वृद्धि की गई। जो भी स्वयं सेवक हुआ करते थे उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि की गई, तथा बाल गंगाधर तिलक ने 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। जो भी असहयोग आंदोलन है उसको ब्रॉड लेवल प्रदान करने के लिए, बड़ा स्तर प्रदान करने के लिए 1 करोड़ रुपए जो कि दान राशि है उसको इकट्ठा करने का लक्ष्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखा गया। इसके साथ ही स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, अस्पृश्यता के अंत का आह्वान किया गया। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो एजुकेशनल सिस्टम है वह जो कि ब्रिटिश शासनकाल का जो कि शिक्षण संस्था हैं उनका वर्चस्व भारत में हुआ करता था। इनके वर्चस्व को खत्म करने के लिए स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। अस्पृश्यता का अंत, भारत में अस्पृश्यता बड़े स्तर पर चली आ रही थी। अतः भारत की जनता 2 भागों में बटी हुई थी। यानी हम देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे उनके प्रति अस्पृश्यता का भेदभाव किया जा रहा था। अतः इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को इसमें जोड़ा जा सके। अब हम नकारात्मक पहलू की बात कर लेते हैं कि यह जो आंदोलन हुआ इसमें नकारात्मक बातें क्या हुई। नकारात्मक कार्यों के अंतर्गत विदेशी माल का पूर्ण बहिष्कार, यानी हम देख सकते हैं कि जो भी माल भारतीयों के पास मौजूद हुआ करता था, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कपड़ों की होली किस प्रकार जलाई जाती थी, जो कि इनके पास मौजूद वस्त्र हुआ करते थे, विरोधाभास के चलते उनको जलाया गया। अतः एक विरोध के तौर पर तो यह एक स्पष्ट सही बात होती है, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि यह अस्पष्ट रूप से यह अपना ही नुकसान कर रहे थे। यानी यहाँ पर यह होना चाहिए कि जो भी विदेशी वस्तु आपके पास है उसका तो प्रयोग कीजिए, लेकिन आगे के लिए जो भी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करना बंद कर दीजिए। अतः इनके द्वारा जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनकी होली जलाई गई। अतः यह एक नकारात्मक पक्ष देखा जा सकता है। सरकारी पदों एवं उपाधियों का त्याग, यानी हम देख सकते हैं कि जो भी प्रॉपर रूप से सरकारी पदों पर विराजमान है, जो भी यहाँ पर कार्य कर सकते हैं, इसमें यह देखा जा सकता है कि वह उन पदों पर रहकर भी अच्छा कार्य कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत इन्होंने उन पदों को छोड़ दिया। ब्रिटिश शासन की नौकरियां छोड़ना भी है एक नकारात्मक पक्ष देखा जा सकता है।
असहयोग आंदोलन का संपूर्ण देश में व्यापक प्रभाव पड़ा। सभी वर्गों के लोगों ने इस आंदोलन कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो भी यहाँ पर आंदोलन हो रहा था, इसमें बहुत से वर्गों ने, जो कि भारतीय क्षेत्र में मौजूद हुआ करते थे, जगह जगह से इसका जो कि इसका आंदोलन था, इसमें हिस्सा लिया गया। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजगोपालाचार्य आदि वकालत छोड़ दी। यानी जो यहाँ पर अच्छे तौर पर यह वकील हुआ करते थे, इन्होंने अपनी वकालत से इस्तीफा दे दिया। इनमें नाम आप याद रख सकते हैं, मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हुआ करते थे, चित्तरंजन दास, राजगोपालाचार्य यह जो वकालत का कार्य किया करते थे, जो कि ब्रिटिश शासन काल में हुआ करता था, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। यह जो यह विश्वविद्यालय आज जो मौजूद हैं, विश्व स्तर की जो क्षमता रखते हैं, यहाँ पर बहुत से देशों द्वारा जो भी छात्र हैं यहाँ पर आज भी पढ़ने आते हैं। तो इन जो शैक्षणिक संस्थान थे, जैसे जिसमें कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की गई, तथा काशी विद्यापीठ जो कि बनारस में मौजूद है, इसकी स्थापना की गई। और इसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने एडमिशन लिया और यहाँ पर अपना शिक्षण संबंधी कार्य को करने लगे। अन्य बातों को देखते हैं। यहाँ पर गांधी जी द्वारा अन्य लोगों को अपनी उपाधियाँ त्याग दी। विदेशी वस्तु का पूर्णतः बहिष्कार किया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका पूर्णतः बहिष्कार किया गया, चाहे वह घर में रखी हो या फिर विदेशों से आ रही वस्तुएं हैं, उनकी खरीदी बंद कर दी गई ताकि ब्रिटिश शासन को झुकाया जा सके। गांधी जी द्वारा अन्य लोगों को भी इस प्रकार की बातें की गई कि आप अपनी उपाधियां त्याग दीजिए। 1921 में यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा। यानी हम देख सकते हैं कि संपूर्ण देश से जिस प्रकार के विरोध निकल कर आ रहे थे, इन विरोधों के चलते वह मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन को झुकाने का प्रयास किया जा रहा था। अतः इनको तोड़ने के लिए यह चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। पूरे भारतीय क्षेत्र से आप लोग अपनी नौकरियां छोड़ रहे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, साथ ही घर में पड़ी वस्तुओं को भी, जो भी विदेशी हुआ करती थी, उनकी होली जलाई जा रही थी। अब ब्रिटिश शासन ने इसका कठोरता से दमन किया। यानी यह जब इनको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि जो भारतीय क्षेत्र में असहयोग आंदोलन है, इसको सीधे तौर पर नहीं दबाया जा सकता, चूँकि यह किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने इसको दमन करने के लिए कठोरता की नीति अपनाई। और इस नीति के चलते हम देख सकते हैं लगभग 25,000 लोगों के लिए जेल में डाल दिया गया। ऐसे लोग जो संगठन पूर्ण कार्य कर रहे थे, जो संगठन बना के लोगों को इस प्रकार के आंदोलन के लिए एकत्रित कर रहे थे, ऐसे 25,000 लोगों के लिए जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया, जो कि 1885 में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस का निर्माण किया गया था और इसे संवैधानिक दर्जा ब्रिटिश शासन में दिया गया था। अतः इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इस स्थिति में गांधी जी ने वायसराय रीडिंग को चेतावनी दी। यानी इस प्रकार के जो शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था, इसके विरोध में इतनी बड़ी बात, जो कि कांग्रेस की जो भी यहाँ पर कानूनी संस्था थी, उसको निरस्त किया जाता है। अतः गांधी जी द्वारा लॉर्ड रीडिंग, जो कि यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे, उनको चेतावनी दी जाती है कि बारदौली से एक लगानबंदी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए सचेत किया। यानी इन्होंने आगे धमकी दी कि बारदौली से यह एक लगानबंदी आंदोलन भी प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि आपको लगान नहीं दी जाएगी। जो भी यहाँ पर ज़मीन का कर हुआ करता था, वह नहीं दिया जाएगा। आगे देख सकते हैं। परंतु इसी समय 5 फरवरी 1922 ईस्वी में यह चोरा चोरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक हिंसक घटना होती है, जहां पर हमने समझा कि जो चोरा चोरी घटना होती है, इसमें लोगों की भीड़ पर जो लाठियां बरसाई जाती हैं, जिसके विरोध में कई भारतीय लोग घायल होते हैं। अतः जो कि यहाँ पर पुलिस चौकी हुआ करती थी, उसमें कुछ सिपाहियों के लिए कैद कर दिया जाता है तथा यहाँ पर आग लगा दी जाती है, जिसमें कुछ सैनिकों की, मतलब जो कि पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः यह जो आंदोलन था वह एक हिंसक रूप ले लेता है, जिससे क्रुद्ध होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन 6 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यहाँ पर हमने समझा चाहिए कि कोई यहाँ पर डेडलाइन नहीं थी
कि इसे 6 वर्षों तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा या इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। यह यहाँ पर जो भी यहाँ पर जब भी असहयोग आंदोलन जो भी हिंसक रूप ले रहा था, इसको बंद करने का इनके पीछे यह उद्देश्य था। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश शासनकाल था, यदि वह हथियारों की लड़ाई लड़ने लगता है तो बहुत से भारतीय जो कि आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे, बहुत से भारतीयों की मृत्यु होती और बर्बरतापूर्ण तरीके से इस आंदोलन को दबाया जाता। अतः गांधी जी ने यह एक कदम उठाया जिसके द्वारा इनकी बहुत ही आलोचना की गई, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था कि इस प्रकार का आंदोलन कुछ वर्ष और चलता तो भारत को आज़ादी बहुत समय पहले ही मिल जाती। अतः गांधी जी की आलोचना भारतीय क्षेत्र में की जाने लगी। असहयोग आंदोलन आकस्मिक अंत के साथ ही खिलाफत आंदोलन का भी अंत हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी खिलाफत आंदोलन जो कि साथ में इसके साथ ही चल रहा था, उसका भी अंत हो गया। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई। जब यहाँ पर खिलाफत आंदोलन बंद होता है तो हिंदू मुस्लिम एकता जो कि खिलाफत आंदोलन के द्वारा एकत्रित हुए थे, वह भी उसका भी अंत होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस आंदोलन के अंत के साथ ही गांधी जी 1 वर्ष के लिए स्वराज्य प्राप्ति का वादा पूरा ना हो सका। यानी जब यह जो कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जो कि 1919 में प्रारंभ किया गया था, तो इनके द्वारा एक वादा किया गया था, यदि आप इस आंदोलन में हमारा साथ देते हैं तो 1 वर्ष में ही हमें स्वराज्य की प्राप्ति होगी। अतः जो चोरा चोरी की घटना होती है, इस घटना के द्वारा जब यह आक्रामक रूप ले लेता है और गांधी जी को यह समझ में आता है कि यह जो भी असहयोग आंदोलन है उल्टी दशा पकड़ चुका है, अतः बहुत से भारतीय जनमानस की यहाँ पर क्षति होगी, तो इनके द्वारा यह वापस ले लिया जाता है और वापस लेने के कारण जो स्वराज्य का वादा है वह पूरा नहीं हो पाता। असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल न हुआ। यानी यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर उद्देश्य बनाए गए थे उनको पूरा करने के लिए सफल नहीं हुआ, परंतु इसकी चरम उपलब्धि तत्कालिक हानियों से अधिक थी। यानी इसकी जो चरम उपलब्धि थी, इसके द्वारा जो जनमानस को एकत्रित किया गया था और जिस प्रकार की यहाँ पर नीतियाँ जो भी सीखें निकल कर आई जो भारतीयों में मौजूद हो गई थी, वह इसकी हानियों से अधिक थी। इसने भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा को जागृत किया तथा भारतीय जनमानस को भारतीय शासन के विरुद्ध एकजुट करने का प्रयास किया। यानी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ से रिजल्ट निकल कर आया, यदि आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको इतने मार्क्स मिलते हैं, यानी आपकी जो तैयारी रही होगी, जो भी आपकी तैयारी है, उस तैयारी में आपने जो भी अध्ययन किया है उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है और वो जो कि आपके रिजल्ट में निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक उम्मीद उत्पन्न हो जाती है कि आगे चलकर अगर उसको अच्छे तरीके से तैयारी की जाएगी तो आप स्पष्ट रूप से ही एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। अतः इसी प्रकार की बात असहयोग आंदोलन से निकल कर आई कि जो कि तमाम विफलताओं के बाद भी भारतीय जनमानस में ऐसी भावना जागृत हुई कि यदि हम चाहें तो आगे फिर से एकत्रित होकर इस विरोध को आगे बढ़ा सकते हैं और इससे हमें शांतिपूर्ण तरीके से भारत में जीत हासिल की जा सकती है। हाल ही में चल रहे यूक्रेन और रसिया जैसे विवादों में इस प्रकार की नीति को अपनाया जा सकता है और लिबरल तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए यह बहुत ही अच्छा तरीका है और इसके अलावा कोई भी तरीका काम नहीं करता, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन शासन काल है उसके पास आर्टिलरी, गन्स और प्रशासन संबंधी सारी सुविधाएं मौजूद थीं और भारतीयों के पास केवल संगठित होने के अलावा कोई भी रीजन नहीं था। अतः भारतीयों के द्वारा संगठित होकर इस प्रकार के कार्य किए गए और आगे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भारत को आज़ाद कराया गया। इसी प्रकार की बातों को आप स्पष्ट रूप से समझते जाइए और यदि आप इस लेवल पर अध्ययन करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है और आसानी से आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते। आशा करता हूँ कि यह प्रयास आपको समझ आया होगा और यह 80वां व्याख्यान है और आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यदि आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और 80 व्याख्यान को आप पूरा करते हैं तो आपके अंदर बहुत सी बातें आप याद रख पाएंगे और आप अपने अध्ययन को एक सही दिशा दे पाएंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।